इन्होंने लोगों को जो महाजरा शुमारी से लेकर आज तक आप देखिए कितने हीले इन्होंने बना दिए और लोगों को धोखा दिया। ग्राम की सीट को हासिल करने के लिए दिया गया स्टेटमेंट। मैंने पहले ही कहा कि जहां जरूरत नहीं। आज ना आर्टिकल 370 की बात करते हैं, 35 की बात स्टेट। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी जब स्मार्ट मीटर कहीं कहीं जब कामयाबी हासिल हुई तो फिर कैटेगरी बनी। रहीम, आप देख रहे कश्मीर आज तक और मैं हूं निसार भट्ट। आज मैं मौजूद हूं हकीम मोहम्मद यासीन की रिहाइशगाह पर और इनसे गुफ्तगू करेंगे। हालांकि सेहत को लेकर ये इस वक्त जो है इन्हें इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमने आज मुनासिब समझा कि हकीम साहब से हम गुफ्तगू करेंगे मौजूदा हुकूमत के बारे में और जो कुछ बीजेपी सरकार की तरफ से जो अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के जो बयानात आए उसको लेकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों में जैसे एंजाइटी का माहौल पैदा हो गया है और लोग परेशान हैं। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हकीम साहब, आपका कश्मीर आज तक के इस पोर्टल पर खैर मकदम है। शुक्रिया सर, आज मेरी इस चैनल पर आपका पहला इंटरव्यू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। सर, आपकी तबीयत कैसे, पहले आपकी तबीयत के बारे में। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। सर, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, लोगों ने अच्छा खासा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। हालांकि जब मैं इधर इस आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया तो दो कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे ऐसी लगी कि जहां पर मैं डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों की बहुत अच्छे खासे रिमार्क्स मिलते हैं। तो मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे? यार आज बयान आपके सामने सारा है, ज़्यादा तफसीली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 11 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुई। बदकिस्मती से हम यही मानेंगे कि लोगों ने जिस जोश खरोश के साथ पार्टिसिपेशन इस असम्बली इलेक्शन में की और एक खुसूसी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक वाज़ेह मैंडेट मिला, उसकी वजूहात क्या है कि जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, गैस 12 गैस सिलेंडर के बारे में, राशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में और बिजली फीस 200 यूनिट मुफ्त देने के बारे में, तो मैं समझता हूँ पार्टी को मैंडेट नहीं मिला बल्कि उस मैनिफेस्टो को मैंडेट मिला। उसी आधार पर लोगों ने ये मुनासिब समझा है कि अब ये कह रहे हैं शायद इस पर ये अमल दरामद ज़रूर करेंगे, वरना इतनी मेजॉरिटी मिलनी उनको पॉसिबल नहीं था। इसलिए भी कुछ ऐसे लोग हार गए जिनका हारना नामुमकिन था। सिर्फ कारण यही है कि जो मैनिफेस्टो उन्होंने लोगों के सामने रखा। और आप देख रहे हैं अब दूसरा साल शुरू हो रहा है, उस मैनिफेस्टो में 1% भी उन्होंने अमल दरामद उस पर किया नहीं आज तक। ये बदकिस्मती हमारी है और लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि बहुत वक्त से बरसों से यहाँ के लोग बहुत मसाइब झेल रहे हैं, दलदले में फंसे हुए हैं। बेरोज़गारी का सबसे संगीन मामला है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोज़गार है, जिनका वादा इन्होंने 1 साल में 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, तो 100 लोग भी भर्ती नहीं हुए। न कोई ऐसा आज तक उन्होंने, जो हमारे ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है तो वो भी हरकत में नहीं हो, सरकार भी हरकत में नहीं है। ये सबसे बड़ी मायूसी जवानों में था। जो रिजर्वेशन का मामला है, जिसकी वजह से हमारे जवानों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। एक तरफ से कहीं कहीं तो इंटरव्यू हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रही है, तो वहाँ जो हमारे इसके काबिल है और उस हिस्से में हमारी हिस्सेदारी जो रह जाती है, हमारे जवानों का मुस्तकबिल तारीख बनता जा रहा है। जबकि उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में वादा किया कि हम विदिन 6 मंथ्स इसको लोगों के सामने रखेंगे। कमेटी भी बनी, कैबिनेट को भी भेज दिया। नामालूम वजूहात के बिना पर आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जो एक संगीन मामला है। दूसरा ये कि जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया इनके मैनिफेस्टो का, तो आप देख रहे हैं कि किसी चीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, बल्कि दिन ब दिन हालात खराबी हो रहे हैं। इस लिहाज से कि आप 80% हमारे लोग फ्रूट इंडस्ट्री पर इन्हिसार करते हैं। तो आपने देख लिया कि तकरीबन काफ़ी नुकसान हुआ
इस साल फ्रूट ग्रोवर्स को, और आसमानी आफात की वजह से भी कहीं कहीं काफ़ी नुकसान हुआ। तो बदकिस्मती से मार्केट में भी ऐसा ये नहीं मिला लोगों को, तो जिस वजह से और भी लोगों की इक्तिसादी मईशती हालत बहुत ख़राब हुई हो रही है। जो सरकार ने उनको मुआवजा देने की बात की थी, हेल्प करने की बात की थी, आज तक किसी ग्रोवर को, किसी इलाके को, किसी भी फर्द को कोई मुआवजा मिलने की उम्मीद ही नहीं है। जबकि AAY के बारे में कोई कैटेगरी नहीं थी इस बारे में, न बिजली के बारे में न राशन के बारे में। जब इलेक्शन जीत गए तो कैटेगरीज इन्होंने शुरू कर दिए। AAY कह दिया। आप बताइए मुझे, जम्मू कश्मीर में 2% भी AAY के लोग नहीं निकलेंगे। बहुत बड़ा धोखा दिया लोगों को, ये अयान धोखा है इसमें। इधर सियासत कोई नहीं है, सियासत की बात, ये बल्कि सच्चाई है। आप बताइए, वहाँ जब मैनिफेस्टो में बात की तो सारे लोगों की, जब कामयाबी हासिल हुई तो फिर कैटेगरी बनी। तो दूसरा बिजली के बारे में इन्होंने कहा 200 यूनिट, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने भी, जब स्मार्ट मीटर कहीं कहीं टाउनों में लग रहे थे और लोग फील्ड में आई उसके खिलाफ, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा हमें आने दो, हम स्मार्ट मीटर को रोकेंगे ही नहीं बल्कि दरियाई जहलम में फेंक देंगे। आप देखिए, उसके बाद हम 200 मीटर देंगे, 200 यूनिट देंगे। फिलहाल उसमें भी कैटेगरी बनी, और उसमें भी ये शर्त रखी कि आप सोलर पैनल उसमें आप मीटर लगाएंगे, और अगर गरीब से गरीब भी होगा 1.5 लाख से 2 लाख से कम सोलर पैनल उसको बनेगा। एक तो वो हिला बना, और दूसरा ये कि हम तब करेंगे जब आप मीटर लगाएंगे। उससे भी ये इनहराफ किया, ना सिर्फ स्मार्ट मीटर बल्कि प्रीपेड मीटर की बात। बिल्कुल वही है। तो ये ऐसी बातें हैं, तो कहाँ हम कहेंगे कि सरकार ने एक वादे पूरे किए और कामयाबी से सरकार चल रही है। क्या वजह रही कि अगर उमर सरकार को ये पता था, उमरुल्ला को ये पता था कि मैं यूटी में इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो यूटी में रहते एक चीफ मिनिस्टर के पास वो पावर्स नहीं होते, इतना बड़ा मैनिफेस्टो बनाने की क्या जरूरत? देखिए, ये आज की बात इनकी नहीं है लोगों को धोखा देना। ये बार बार इन्होंने लोगों को जो महाजरा शुमारी से लेकर आज तक, आप देखिए कितने हीले इन्होंने बनाए दिए और लोगों को धोखा दिया। कभी ये ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, आज तो वो गायब है। 5 इलेक्शन उन्होंने ऑटोनॉमी कैंपेनिंग के दौरान ये भी नारा था कि आपने बीजेपी के खिलाफ वोट देना। कभी ये मतलब सेक्ट बुनियाद पे इन्होंने वोट हासिल करने की कोशिश मत। इलेक्शन में उन्होंने 35A आर्टिकल 370 के बारे, फुल स्टेट के बारे में बात की। आज ना आर्टिकल 370 की बात करते हैं, न 35 की बात। स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी स्टेट देनी ही देनी है, वो हमारी मिन्नत नहीं है, हमारा हक है, दैट इज आवर फंडामेंटल राइट, उनको देना ही देना है। मगर हम बाइज्जत स्टेट चाहते हैं, जहाँ हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनें, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारा कल्चर महफूज रहे। हमें वो स्टेट चाहिए। ये लफ्ज़ स्टेट हर एक बोलता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया। उनको स्टेट आज न कल, काल न परसों, ये कोई एजेंडा नहीं है किसी का, बल्कि ये हमारा हक है जो हमसे गैर कानूनी तौर छीना गया। लिहाजा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस देनी ही देनी है। मगर जो ये स्टेट इन्होंने वो बिल्कुल 370 35A की बात तो करते ही नहीं। स्टेट बीजेपी भी कहती है, सरकार भी कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है। लिहाजा ये तीसरा धोखा। और इनको मालूम था कि यूटी में क्या पावर्स होते हैं। आज ये चलाने से नहीं चलेगा। मैंने कल भी कही आपके इस मीडिया वालों से बात की, बताइए होम मिनिस्टर ये गवर्नर साहब कहाँ इनको रोक रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने लाया, कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने लाई, कौन सा ऐसा कानून इन्होंने लाया जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, और कौन से एडवर्टाइज इन्होंने निकाले नौजवानों के लिए जिसको गवर्नर साहब ने रोका। हालांकि उमरुल्ला कह रहे हैं कि मेरे कामों में टांगे अटकाई जा रही है, गवर्नर मुझे काम नहीं करना कहते हैं। ये एक व्हाइट पेपर निकाले और बताइए कहाँ कहाँ पर इनको गवर्नमेंट ये रोक रही है, गवर्नर इंतजामिया। हम मुतहिद होकर सारे लोगों से, पार्टियों से रिक्वेस्ट करेंगे, आवाम के खातिर हम मुतहिद होकर गवर्नर साहब से इस्तदा करेंगे
एक फुल वाज़ेह मैंडेट है लोगों को, तो इसमें आप बाधा डालने की कोशिश न करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। मगर जरा बताएं, जहां इनको अपने काम करने होते हैं ये तो करते हैं, कुछ मखसूस एरियाज है जहां पर इस वक्त भी डेवलपमेंट हो रही है, अपनों के लिए करते हैं, अपनों के लिए। बाकी सारे लोगों का आप देखिए क्या हाल है। कुछ ऐसे हैं जो फिर ये इब्तिदा किस चीज की करते हैं, फिर इनॉग्रेशन किस चीज की करते हैं, फिर ये दौरे किस बारे में लोगों के पास जाते हैं, वहां जो ये बातें बताते हैं वहां तो बड़े बड़े ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें करने नहीं देते। ये एक मुतजाद स्टेटमेंट है, मुतजाद पॉलिसी है। इनको वाज़ेह करना चाहिए, ये धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि ये इस मैंडेट का एहतराम करे और लोगों के ये जो वादे इनसे इन्होंने किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करे। एक और बात, जब बडगाम की ज़िमनी इंतखाबात होने वाले थे तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर किसी टाइम के अंदर स्टेटहुड को नहीं दिया गया तो मैं अपनी पद से इस्तीफा दूंगा। आप कैसे मानते हैं इस बात? ये आप उनसे पूछ सकते हैं, हम इसमें कोई बात नहीं कहेंगे। क्या ये बडगाम की सीट को हासिल करने के लिए दिया गया स्टेटमेंट था? मैंने पहले ही कहा कि जहाँ जरूरत इनको पड़ती है, ये ऐसे बात, ऐसे जज्बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। ये वो पार्टी है, जब उमर सर 5 साल बीजेपी में मिनिस्टर बने, रास्ता उसी ने बीजेपी की तरफ दिखाया। फिर मुफ्ती साहब, फिर मैडम जी, फिर दूसरे लोग। उस वक्त एक बना नहीं था। इलेक्शन में उन्होंने हर एक पार्टी को इल्जाम लगाया ये बीजेपी की है। चलो ठीक है, उन्होंने वोट नहीं दिया, अब इनको दिया तो ये कहाँ जा रहे हैं? जब शाल लेकर ये दिल्ली जाते हैं, जब तोहफे लेकर ये दिल्ली जाते हैं, किनके पास जाते हैं और किनको देते हैं? हाँ, देखो उस पर सुनील शर्मा का बयान आया था, यहाँ किसी बीजेपी के लीडर के साथ चाय पियेंगे तो वो हराम, दिल्ली में ये बड़े लीडरों के साथ लंच करते वो हलाल। वो तो उसने कहा। और आयान भी है, जो हमारे कीमती शाल जो बहुत महंगे हैं, तो वो उनके नसीब में है, इनके हाथों से तो वो ले रहे हैं ये तोहफे। क्यों अपने मौके अगर पे हम मिलेंगे तो हम लोगों की बात कहेंगे तो हम एक बीजेपी। मगर मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, सरकार कोई भी हो, यहाँ जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी की भी हो, सेंटर में किसी भी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कम्युनिस्ट की हो, किसी भी की हो, जब तक उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होगी, हमारी तामीर तरक्की नामुमकिन है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक लीडर, सीनियर लीडर जो इस वक्त के मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनका मौक़िफ़ आप किस तरह देखते हैं? क्या अगर वो आर्टिकल 370 और 35 की बात करते हैं, क्या हकीम मोहम्मद यासीन साहब का भी मौक़िफ़ वही रहे? देखिए, हम नकाल नहीं है, हमारी पार्टी का और हमारा एक अपना एजेंडा है। हम पहले ही कह रहे हैं और वाहिद आपने इलेक्शन कैंपेन में लोगों को कहा था कि 370 35 मैनिफेस्टो, उसमें वाज़ेह है आज ही नहीं, हम जम्मू कश्मीर के तशख्खुस की हिफाजत किसी भी सूरत में करना चाहते हैं। स्टेटहुड प्लस स्पेशल स्टेट, बिल्कुल बाइज्जत स्टेट चाहते हैं। अच्छा, रूहुल हक की मौक़िफ़ को आप किस तरह मानते हैं? देखिए, उनको मैं उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। वो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी होगी, नो डाउट कुछ बातें ये उससे बाहर करते हैं। अब देखते हैं कब तक ये चलेंगे, जब तक चलेंगे उस वक्त हम, वो कह रहे हैं 2000 उस वक्त अपना राय जरिए हम इस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की मीटिंग चल रही है कल से, अगर रूला कह रहे हैं कि 2002 के बाद ये पहला मौका है कि मुझे इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। ये उनका इंटरनल मामला है, उसमें मेरी दखल की जरूरत नहीं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, रिजर्वेशन और ओपन मेरिट की अगर बात हो रही है, सुनील शर्मा का स्टेटमेंट माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर, वो कह रहे हैं कि ये खाली ये हिंदू बच्चों के लिए रहनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत इनजस्टिस मत हो रहा है, बहुत बदकिस्मती है। सबसे पहले मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, माता वैष्णो देवी की जो मैनेजमेंट है, कि वहाँ मेडिकल कॉलेज में बच्चों ने एग्जाम दिया और मेरिट पर वो सिलेक्ट हुए, किसी के सिफारिश पर नहीं। वो में भी, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, पंडित है, कोई भी है, वो मेरिट के बेसिस पर हुआ और ये उनको मुबारकबादी के मुस्तहिक है। उस मैनेजमेंट को जो माता वैष्णो देवी को चला रहे हैं, उन्होंने ये उस आधार पर, मजहब के आधार पर सिलेक्शन नहीं की, न होना चाहिए। वो हमारे लिए सभी कातिल है। जब यूनिवर्सिटियों को, स्कूलों को भी हम मजहब के नाम पर सिलेक्शन करेंगे और चलाएंगे, फिर हम बता दिए हम कहाँ जा रहे हैं। जो सुनील शर्मा साहब ने कहा उसकी अपनी जाती राय है, मगर मैनेजमेंट को मुबारक। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने दयानतदारी और ईमानदारी से सिलेक्शन किया, उसमें कोई ना आया, हमें उसके साथ गर्ज नहीं है। हाँ, अगर हेरा फेरी हुई होती, करप्शन हुआ होता, मेरिट नहीं होता, तो उस वक्त सबों का चलाना लाजिम है। बीजेपी से मुंसलिक हमारे कश्मीर के ही कुछ लोग इसको बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि मुसलमान लोग मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो उसके बाद वो उस कॉलेज में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हालांकि वो लोग इसको बढ़ा चढ़ा के दूसरे अंदाज में पेश करते हैं। देखिए, हालांकि अक्सर बेशतर जो लीडर है वो कह रहे हैं कि सुनील शर्मा का ये बयान जो है गैर जिम्मेदाराना। हम ये से हम एक उस आइन का एहतराम कर रहे हैं जी जी जो हमें अपना आइन है। उस आइन में हर एक को, हर एक मजहब की अपनी अपनी आज़ादी है, ये आइन ने हमें दिया है। अब किसी के कहने से ये वक्ती तौर अपने आप को प्यार बनाने के लिए धोखा, ये सयन धोखा है। हम उस एहतराम उस आइन का करते हैं जिस आइन ने हमें हर एक मजहब के लोगों को अपनी इबादत अपने ढंग से, अपने तरीके से करने का इख्तियार दिया है। उस कानून का हम हर वक्त एहतराम करते रहेंगे। और ये सेकुलर स्टेट है और हमारा आइन भी सेकुलर है। हम उस आइन के मुताबिक हम स्टेट को और कंट्री को चलाना चाहिए। क्या मानते सुनील शर्मा के इस बयान को ये गैर जिम्मेदाराना बयान है? देखिए, हर एक को अपनी अपनी राय है। जब मैंने कहा आइन ने हमारी बात करने का, वो कौम का रहनुमा है, ऐसे अगर जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए ऐसी स्टेट में देनी चाहिए जिससे हमारी स्टेट को नुकसान न हो, बिखर न जाए। हम पहले ही मुख्तलिफ मसाइल और दलदलों में फंसे हुए हैं। अगर हम ऐसी बातें कहेंगे जिससे यहाँ के स्टेट को तशख़्ख़ुस को और यहाँ के बच्चों को, यहाँ के मेरिट को गलत तरीके से हम पेश करेंगे, फिर किसी का दिफा नहीं है। जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर अगर रूहुल्लाह का जो एहतजाज हुआ था, रिजर्वेशन के लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगा रूहुल्लाह साहब का ये रिजर्वेशन उसका ही एजेंडा नहीं है, ये सब पार्टियों और सब लोगों का है, ख़ुसूसन उन नौजवानों का जो इस वक्त पढ़े लिखे हैं और उनका जो मेरिट है वो ज़ाया हो रहा है। तो जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके गवर्नमेंट को चाहे, उमर साहब को चाहे, ये बाज़ाब्ता प्रेस करे ये जो उनका जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है, ताकि जो हमारे बच्चे इस वक्त जिनका ये ज़ाया हो रहा है उनका वो दिफा हो जाए और उनका वो अपना हक मिले। हुकूमत के लिए बस आखिरी सवाल आप बताइए कि हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे लोगों का जो मसलो मसाइल है वो हल हो जाए। हालांकि कुछ लीडरों ने रोड, पानी, बिजली तक लोगों को महदूद रखा है कि ये डेवलपमेंट है। हालांकि डेवलपमेंट खाली इसी चीज़ का नाम है, और भी कई मसाइल है, इनको डेवलपमेंट कहा जा सकता है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो गवर्नमेंट ने इस इलेक्शन के वक्त अपने मैनिफेस्टो में बताया, उनको चाहिए कि वो पूरा करे। ये हमारा नहीं है कि हमने अगर नहीं कर पाए तो फिर मौका लोग तो फैसला करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। ये लोग जिस तरह लोगों ने कैसे कैसे शेयरों को गिराया, ऐसा भी मौका आएगा तो वो इसका जवाब अपने ढंग से जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हकीम मोहम्मद यासीन, एक्स मिनिस्टर रहे हैं, खान साहब एरिया से बिलोंग करते हैं। हालांकि हमने इनकी डेवलपमेंट भी देखी है, सभी इनके साथ गुफ्तगू हो रही थी मौजूदा हुकूमत के बारे में या रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से या सुनील शर्मा के इस बयान को लेकर। कहीं ना कहीं साफ तौर पर इनका भी कहना है कि हुकूमत का फेलियर नजर आ रहा है लोगों को। अगर इसी तरह मुसलसल इनकी कारकर्दगी रही तो लोग एक बादशाह को, एक शाहसवार को जमीन पर गिराना अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखते रहिए कश्मीर आज तक और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।